हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है अपना कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम के बारे में अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। कूलाम नियम क्या कहता है कि जब भी हमारे पास कोई दो आवेश हैं, इन दो आवेशों के मध्य, ये दोनों आवेश स्मॉल आर दूरी पे रखे हुए हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान को बताता है। वो कितना आया था हमारे पास? जब भी दो आवेश स्थिर अवस्था में बिंदुवत आवेश होने चाहिए, दो स्थिर अवस्था में बिंदुवत आवेश रखे होते हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान होता है दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों का जो परिमाण है उनके गुणनफल के समानुपाती व बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आया था। तो हमने कल फॉर्मूला निकाला था F इज इक्वल टू दो आवेशों के लिए Q1 और Q2, हमारे पास दो आवेश हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आया था। इस फॉर्मूले के अंदर आप देखते हैं तो केवल और केवल परिमाण की बात हो रही है, यहाँ पे अपन दिशा की बात नहीं कर रहे। लेकिन आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर कि राशियाँ हैं वो दिशा के आधार पे दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश होती हैं। अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो बल है वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होता है। तो अपन यहाँ पे इसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे। तो सदिश निरूपण पढ़ने से पहले अपने को कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। एक तो एकांक सदिश क्या होता है और एक सदिश को अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास, मान लीजिए आपने 11th क्लास के अंदर वैसे डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई, मान लीजिए एक ए सदिश है, मेरे पास कोई एक ए सदिश है, ठीक है। और उस ए सदिश को मैं ग्राफिकल रूप से व्यक्त करता हूं तो इस प्रकार से मैंने व्यक्त कर दिया। मान लीजिए एक ए सदिश है जो इतना लंबा है, इतना इसका परिमाण यह है, ठीक है। अब आपको इसको मैथमेटिकल रूप से व्यक्त करना होता है तो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि एक ए सदिश है, उस ए सदिश के पास में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास में एक परिमाण होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए कि ये जो सदिश है उसकी लंबाई है वो 5 है, 6 है, 7 है, कितनी है। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ इस ए सदिश, मान लीजिए ये ए सदिश है, इसकी परिमाण ए सदिश का मोड, ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। किसी भी सदिश राशि का परिमाण होता है, अपन क्या करते हैं उस सदिश राशि को लिखते हैं और उसके दोनों साइड में मोड़ लगा देते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, ये जो सदिश राशि है, ये जो ए सदिश है, इस ए सदिश का हम एकांक सदिश ले लेते हैं। एकांक सदिश कैसे लेते हैं? इसको कैप लगा देते हैं, ऐसे ऊपर इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं ए कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया? वो एकांक सदिश से ही आया। एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ए एकांक सदिश है, इसका फॉर्मूला होता है ए सदिश अपॉन सदिश ए का परिमाण। यही तो होता है। अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सदिश इज इक्वल टू कितना आ गया? ए सदिश का परिमाण इनटू एकांक सदिश। एकांक सदिश होता है क्या? एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण एक होता है लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो उसी ओर होती है जिसका वो एकांक सदिश होता है। बात समझ में आई? एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण एक है, वह उसकी दिशा उसी ओर होती है जिसका वह एकांक सदिश होता है। जैसे ही मेरे पास ये एक एकांक सदिश था, इसका मान लीजिए परिमाण है 5। मैं इसके 1 को डिफाइन करना चाहता हूं, यहां से लेकर यहां तक के टुकड़े को डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं कह देता हूं यहां से लेकर यहां तक का टुकड़ा इतना है। मान लीजिए इसका परिमाण इतने टुकड़े का 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? उसी दिशा में है जिसका ये एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश एकांक सदिश होता कौन है? एकांक सदिश होता है कोई हमारे पास पहले से एक सदिश होता है, उस सदिश का अपन एकांक मान ले लेते हैं, उसी दिशा के अंदर एकांक मान ले लेते हैं, वह कहलाता है एकांक सदिश कहलाता है, ठीक है। ये केवल और केवल अपने किस काम में आता है? ये हमारे को दिशा बताने के काम में आता है। ओके, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये हमारे पास कल की तरह दो आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2। दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। मैं पहले फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट मेथड देखिए, ये मेरे पास एक Q1 आवेश और ये मेरे पास Q2 आवेश। ध्यान से समझने की बात है, Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों मैंने पॉजिटिव लिए हैं। दोनों आवेश हैं वो मैंने पॉजिटिव लिए हैं। कैसे भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद में अपन नेगेटिव उनसे भी कर सकते हैं। दोनों के जो मध्य की दूरी है वो स्मॉल आर है। अब जैसे मैं इन दोनों आवेशों को पास में लेके आता हूं तो ये दोनों आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं। दूर भगाते हैं तो कैसे भगाते हैं? ऐसे भगाते हैं, इस डायरेक्शन में भगाते हैं, या इस डायरेक्शन में भगाते हैं, ऐसे भगाते हैं, या ये वाला इधर भगाता है, इधर भगाता है, इधर भगाएगा, या इधर इस साइड। ऐसे नहीं भगाते। जैसे ही मैं इन दोनों आवेशों को पास में लेके आता हूं तो क्या देखते हैं अपन? ये एकदम से जंप करते हैं और इस प्रकार से ऐसे दूर भगाते हैं, ऐसे दूर भगाते हैं। मतलब इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है, उसी के अनुदिश ये वाली डायरेक्शन होती है। तो कहने का मतलब लगने वाला जो बल है Q1 आवेश के द्वारा Q2 पे लगने वाला जो बल है उसकी दिशा किस ओर है? उसकी दिशा है इस ओर, ऐसे, ये वाली दिशा। इनको मिटा देते हैं, ये नहीं है अपने पास, ये नहीं प्राप्त हुई।
ये वाली दिशा है। Q1 आवेश जब Q2 पे बल लगाता है तो इस डायरेक्शन के अंदर लगाता है। आप देखते भी होंगे, वैसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ भी सकते हैं। आपने कभी स्प्रिंग लिया है, उस स्प्रिंग को ध्यान से ऐसे दबाएंगे, इस प्रकार से ऐसे दबाते हैं और जैसे छोड़ते हैं तो स्प्रिंग जंप कैसे करती है, अपनी लंबाई के अनुदिश करती है, अपनी लंबाई के अनुदिश जंप करती है। उसी प्रकार से जब मैं समान प्रकृति के आवेश लेके आता हूँ पास में, तो ये दूर भगाएंगे तो दूर किस ओर भगाएंगे, जिस ओर इनकी एनर्जी सबसे कम लॉस होती है उसी ओर ये जाने की इच्छा रखेंगे। तो किस ओर जाने की इच्छा रखेंगे, ये जो बीच की जो दूरी है, ये बीच की दूरी है, इसी के अनुदिश। इसी प्रकार से Q2 आवेश भी Q1 पे बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो ये वाला इस पे बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। अब यहाँ पे देखिए Q1 आवेश Q2 पे बल लगा रहा है, ये वाली दिशा। Q2 आवेश Q1 पे बल लगा रहा है, ये वाली दिशा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक लग रहा है Q1 के कारण Q2 पे और एक Q2 के कारण Q1 पे, इन दोनों के नेम डिसाइड करता हूँ। किस प्रकार से, देखिए बल को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कैपिटल F से व्यक्त कर देते हैं अपन, और इसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी व्यक्त कर दिया। सदिश के अंदर बात कर रहे हैं तो ऊपर सदिश वेक्टर बना देंगे, ठीक है। अब ये भी F, ये भी F। आप जब बात करेंगे, जब डेरिवेशन के अंदर बात करेंगे तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से F की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबरिंग कर देता हूँ। किस प्रकार से, ये जो Q1 आवेश Q2 पे बल लगा रहा है तो इसको मैं बोल देता हूँ F21। इसका मतलब ये है, F21 का मतलब ये है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, F21 का मतलब है Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल। इसी प्रकार से जब Q2 आवेश Q1 पे बल लगाता है तो देखिए इसको अपन ने लिखा Q1 आवेश Q2 पे, मतलब Q1 ये वाला Q1 और ये 1 वाला 2 पे लगा रहा है, ये वाला ऐसे लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के। तो 1 को पास में लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, Q2 आवेश के द्वारा Q1 पे लगाया गया बल। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये Q1 आवेश के द्वारा Q2 पे लगाया गया बल, गलती हो गई है। Q1 आवेश के द्वारा Q2 पे लगाया गया बल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप ध्यान से लिखिए, देखिए ये दोनों जो बल लग रहे हैं F12 और F21, वो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं के अंदर लग रहे हैं। पक्का याद रखिए, जब भी आप चाहे विपरीत प्रकृति के आवेश लेके आइए, समान प्रकृति के आवेश लेके आइए, दोनों बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। किस प्रकार से, देखिए ये दोनों पॉजिटिव थे, मैं नेगेटिव की बात कर लेता हूँ, -Q1 और -Q2, ये दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये वाला इधर भगाएगा इसको, ये वाला इधर भगाएगा। ऐसे में एक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेता हूँ, माइनस, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Q1 वाला Q2 ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये वाला इधर और ये वाला इधर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, दोनों वहाँ पे 180 का एंगल बन रहा है। तो हमेशा याद रखिए, दो आवेशों पर एक दूसरे के द्वारा लगाया गया बल का मान एक दूसरे के विपरीत दिशाओं के अंदर लगता है, चाहे आप ऐसे बोलें चाहे ऐसे बोलें, ठीक है, ओके। अब ये जो बल लग रहा है, आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि सर जब मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा तो ऐसे बोल दूंगा कि इस साइड में बल लग रहा है। जो आप ऐसे बोलेंगे कि 1 के द्वारा 2 पे लगने वाला बल है वो डायरेक्शन ये है, और 2 के द्वारा 1 पे लगने वाला है ये वाले डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट जैसे भी आप बोलते हैं, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो आपको एक एकांक सदिश डिफाइन करना पड़ेगा। एकांक सदिश कैसे डिफाइन करें, ध्यान से देखिए, Q1 आवेश से Q2 की ओर बल लग रहा है तो बीच की जो दूरी है ये R दूरी, इसी के अनुदिश ही तो लग रहा है, इस दूरी के अनुदिश लग रहा है, तो अपन इस दूरी का एक क्या ले लेते हैं, एकांक सदिश ले लेते हैं। किस प्रकार से, Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर एकांक सदिश, देखिए ध्यान से समझिए, Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर एकांक सदिश लेंगे अपन। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पे, किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, R21 एकांक सदिश। इसका मतलब क्या है, Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर एकांक सदिश, या की ओर या की अनुदिश बोलेंगे अपन। तो यहां पे मैं इसको भी लिख देता हूं, R21 कैप का मतलब क्या है, Q1 आवेश से Q2 आवेश के अनुदिश अच्छा वर्ड रहेगा, अनुदिश एकांक सदिश, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं अपन इन दोनों चीजों को डिफाइन कर लिया। F21 का मतलब क्या है और R21 कैप का मतलब क्या है। R21 कैप का मतलब यह है कि ये जो F21 बल लग रहा है इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, वो F21 सदिश जो बल लग रहा है उसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, R21 कैप व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। कल आपने फॉर्मूला वैसे डिफाइन किया भी था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ये लिखा था आपने। लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये केवल और केवल परिमाण है। अपने को क्या व्यक्त करना है, अपने को यहाँ पे दिशा भी व्यक्त करनी है साथ में। तो हमारे पास एक सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, ए सदिश इज इक्वल टू ए सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो ये जो हमारे पास एफ सदिश है इसका परिमाण तो आ गया है। कौन से की बात कर रहे हैं, चलो किसी की भी बात कर लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ इस F12 की बात कर लेता हूँ। तो F12 सदिश, अब यहां पे देखिए ये तो परिमाण, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। साथ में आपको क्या करना है, एक एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करना है। एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश है इस सदिश की डायरेक्शन बताता है। यहां पे किसकी डायरेक्शन, F12 सदिश की डायरेक्शन हमको चाहिए, इस F12 सदिश की डायरेक्शन चाहिए। तो F12 सदिश की डायरेक्शन किस ओर से किस ओर है, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर। तो इस साइड में भी अपन एक क्या कर लेंगे, एकांक सदिश ले लेंगे इस प्रकार का। कैसा लेंगे, यहाँ पे R12 कैप। ये R12 कैप किसका एकांक सदिश है, अभी मैंने शुरुआत के अंदर बताया था कि एकांक सदिश होता है वो किसी ना किसी का सदिश होता है, किसी ना किसी सदिश का एकांक सदिश होता है। तो R12 कैप यहां पे हमारे पास होता है R12 सदिश का एकांक सदिश है। मतलब ये जो बीच वाली जो दूरी है वो मैंने यहां पे डिफाइन कर दी R12 सदिश से। इसी प्रकार से इधर की बात करेंगे तब अपन बोल देंगे R21, इसके लिए ये सदिश हो जाएगा R21 सदिश। ये लीजिए यहां तक का कंप्लीट हुआ। अब मैं यहां पे एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर देता हूं। F12 के लिए कौन आएगा, R12। ये लीजिए R12 का, कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि यहां F12 ले रखा है तो यहां पे R21 ले रखा है, उन्होंने डायरेक्शन ऐसे ले रखी। लेकिन आप ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे कि 1 2 ले रहे हैं तो 1 2 ही रखें, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और याद भी रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कई बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं की तरह करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको आगे और डिस्क्राइब कर लेता हूँ। F12 सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। आपको पता है R12 सदिश कैप एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश, इसका जो सदिश है वो लिखिए और इसका परिमाण लिखिए। ये लीजिए, तो मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं, करो तो सॉरी, ये लीजिए, ये जो R12 सदिश का परिमाण है ये कौन है, R12 सदिश का परिमाण है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब Q2 से Q1 की ओर सदिश। R12 सदिश का मतलब है Q2 से Q1 की ओर सदिश, और R21 का मतलब है Q1 से Q2 की ओर सदिश। ठीक है, तो यहां पे मैं इस R12 सदिश के परिमाण को क्या लिख सकता हूं, यहां पे आप इसको R12 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख लेते हैं अपन, जब भी परिमाण की बात करते हैं तो ऐसे भी लिख लेते हैं, वो थोड़ा सा अपने को बोल्ड लेटर के अंदर लिखना होता है। ठीक है, ओके, ये जो R12 है मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, आप इसको किससे व्यक्त कर सकते हैं, R से। तो ये लीजिए R से, तो मैं इसकी जगह R लिखूंगा। आप F12 सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर R12 सदिश अपॉन R। यहाँ पे R स्क्वायर ये R दोनों मिल जाएंगे, तो मिलने पे क्या होगा, मिलना तो होगा R क्यों, R12 सदिश। ये लो, ये आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से जब आप F21 की वैल्यू निकालेंगे, इस F21 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगी, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि F21 सदिश ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, Q1 Q2 आएगा ही। और चलो मैं यहीं से ही स्टार्ट कर देता हूँ, R स्क्वायर भी आएगा, और साथ में क्या आएगा, इस सदिश, इसकी जो डायरेक्शन है उसकी दिशा में एकांक सदिश, तो इसकी डायरेक्शन में एकांक सदिश कौन है, ये रहा R21 कैप। ओके, ये आ गया हमारे पास। आगे आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये आ जाएगा, वापस से मैं लास्ट फाइनल लिख रहा हूँ इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R की पावर क्यूब R21 सदिश। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों सदिश, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, आगे अपन ने और डिस्क्राइब कर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर भी इसके अंदर भी Q1/Q2 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। लेकिन यहाँ पे ये जो R12 कैप और यहाँ पे कैप R21, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब यह है, यहाँ पे जो डायरेक्शन बताई जा रही है वो 1 से 2 की ओर है, और यहाँ पे डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है। मतलब एक में डायरेक्शन है 1 से 2 और एक में डायरेक्शन है 2 से 1। मतलब दोनों जो लगने वाले बल है Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला और Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल परिमाण में बराबर है, लेकिन जो दिशा है उन दोनों की विपरीत है। इसी वजह से एक 1 से 2 क्यों लग रहा है और एक है वो 2 से 1 क्यों लग रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से R12 कैप इज इक्वल टू R21 कैप, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, दोनों की दिशाएं हैं विपरीत हैं। विपरीत को अपन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो आप यहां पे इस प्रकार से एक माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, F12 सदिश इज इक्वल टू F21 सदिश,
मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि जो F12 सदिश है और F21 सदिश है वो इक्वल है? नहीं, नहीं है इक्वल। यहां दोनों के परिमाण इक्वल हैं, दोनों के परिमाण इक्वल हैं, लेकिन दिशाएं इक्वल नहीं है, दिशाएं इक्वल नहीं है। हां, आप ऐसा लिखते दोनों के मोड लगा देते इस प्रकार से, तब आप सही लिख रहे हैं, लेकिन आप मोड नहीं लगा रहे हैं, तो आपका लिखने का ये मेथड है, इसके लिए गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों जो सदिश हैं वो बराबर नहीं है, दोनों सदिश बराबर नहीं है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक माइनस का चिन्ह लगा देता हूं। ये माइनस का चिन्ह क्या व्यक्त कर रहा है कि इन दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, परिमाण दोनों का इक्वल है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी किसी सदिश के साथ में नेगेटिव माइनस लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे उसका परिमाण नेगेटिव है। कभी भी किसी भी सदिश का परिमाण नेगेटिव नहीं होता है, उसकी दिशा नेगेटिव होती है, मतलब वहां पे आपने जो दिशा ले रहे हैं वो उससे उल्टी है, तो आप वहां पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो वो डायरेक्शन सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। आप सेकंड मेथड की बात करते हैं। साथ साथ में आपको राइट करना हो तो राइट कर लिया करें, या एक जगह पहुंच करके आप राइट कर लें। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड है अपन निर्देश तंत्र पे आधारित करते हैं, निर्देश तंत्र के आधार पे अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र लिया मैंने, ये इधर y और ये इधर ये x, और यहाँ पे ये मूल बिंदु है। अब जो मेरे पास दो आवेश थे, उन दो आवेशों को मैंने एक को यहाँ व्यक्त कर दिया Q1, एक को मैं यहाँ व्यक्त कर दिया Q2। ये वाला सेकंड मेथड वो क्या काम आएगा? सेकंड वाला मेथड है वो काम आएगा जब आपके पास दो आवेशों के स्थिति सदिश दे रखे होते हैं, दो आवेशों के स्थिति सदिश दे रखे होते हैं, तब ये वाला काम में लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, Q1 आवेश यहाँ रखा हुआ है, Q2 आवेश यहाँ रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? डिफाइन कीजिए इसको, इसकी स्थिति को डिफाइन कीजिए। स्थिति को डिफाइन करने वाला जो सदिश होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। वह सदिश जो किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है उसे स्थिति सदिश कहा जाता है। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है, इसलिए उसे स्थिति सदिश कहते हैं। एक होता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश में डिफरेंस यही होता है, स्थिति सदिश तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है, और विस्थापन सदिश होता है वो किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैं यहां पे एक सदिश बनाता हूं, ये सदिश बनाया। ये वाला सदिश किसको व्यक्त करता है? इस Q1, ये जो Q1 आवेश रखा हुआ है उसकी स्थिति को व्यक्त कर रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं R1 सदिश। इसी प्रकार से Q2 आवेश है, इसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए मैंने एक सदिश बनाया, ये R2 सदिश। R1 सदिश और R2 सदिश क्या है? R1 सदिश है Q1 आवेश की स्थिति सदिश, Q1 आवेश का स्थिति सदिश, और ये R2 सदिश क्या है? Q2 आवेश की स्थिति सदिश। ठीक है, अब आप ऐसा डिफाइन करना चाहते हैं कि Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 कहाँ रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन सदिश बोलते हैं, उसको विस्थापन सदिश बोलते हैं। जैसे Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 को बताना है, मतलब Q2 की स्थिति, जिसकी स्थिति बता रहे होते हैं ना उस साइड में एरो रखना होता है, और जिसके सापेक्ष ले रहे होते हैं उसके पीछे की साइड में रखते हैं। तो इस प्रकार से Q1 के सापेक्ष बता रहे हैं Q2 की स्थिति, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आता है। ये वाले हैं स्थिति सदिश, ये वाला है विस्थापन सदिश। अब मैं इस विस्थापन सदिश को क्या नाम दूं? तो मैं इसको नाम देता हूं इस प्रकार से, ध्यान से देखिए आप, यहां पे इसको नाम दिया जाएगा R21 सदिश। इसका मतलब क्या है? R21 सदिश का मतलब ये होता है Q2 आवेश, ध्यान से समझिए बात को, Q2 आवेश की स्थिति Q1 आवेश के सापेक्ष का स्थिति सदिश। ठीक है, विस्थापन सदिश को आप स्थिति सदिश बोल सकते हैं, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए विस्थापन सदिश क्या होता है और स्थिति सदिश क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, Q1 आवेश Q2 पे बल लगाएगा तो किस ओर लगाएगा? ये जो बीच की दूरी है उसी के अनुदिश, मतलब ये वाली डायरेक्शन। Q2 जब Q1 पे बल लगाएगा तो ये वाली डायरेक्शन। ओके, तो ये कितना लगेगा? F21 सदिश, और ये कितना लगेगा? F12 सदिश। ये मैं आपको लास्ट वाले में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 11th क्लास के अंदर आपको याद आएगा त्रिभुज वाला नियम। त्रिभुज वाला नियम क्या कहता है? जब दो सदिश एक ही दिशा में है, देखिए जब दो सदिश एक ही दिशा में है तो उनका जो तीसरा सदिश होता है वो किसको बताता है? परिमाण को व्यक्त करता है। ये वाला R2 है, ये परिमाण को व्यक्त करेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लो से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ये O बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु। तो ट्राइंगल OAB में लगाइए त्रिभुज का सदिश नियम लगाइए, तो R1 सदिश प्लस R21 सदिश ऐसा ही होता है। वहाँ पे जो एक ही क्रम में होते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जो विपरीत क्रम में होता है उसको इक्वल कर देते हैं। तो ये लीजिए R2 सदिश। ओके, इसके बाद में यहाँ से आप R21 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितने हो जाएंगे? R2 माइनस R1 सदिश, ये आ गए। अब आप यहाँ पे मैं F21 की वैल्यू ज्ञात करने जा रहा हूँ। F21 की जो वैल्यू है उसको डिफाइन करने के लिए ये जो हमारे पास ये सदिश बना, इसका एकांक सदिश ले लो, क्योंकि Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर जो लग रहा बल है, जो बल लग रहा है वो
किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस R21 सदिश की दिशा में लग रहा है। R21 सदिश की दिशा में लग रहा है तो इसका आप क्या ले लीजिए, एक एकांक सदिश ले लीजिए। वो एकांक सदिश क्या करेगा? इसकी दिशा को व्यक्त करेगा, F21 की दिशा को व्यक्त करेगा। तो F21 का मान कितना होता है? F21 सदिश का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये R21 सदिश, R21 कैप, R21 कैप आप इसको आगे और व्यक्त करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाना है, R21 कैप R21 सदिश अपॉन R21 सदिश का परिमाण। तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? R21 कैप और ये R²। आप इसको नीचे वाले को भी परिवर्तित करो, ये R² या तो R लिखो या R21 लिखो, जो भी लिखना है आपको। तो R21 सदिश का परिमाण ये क्यूब हो जाएगा, और ये R21 सदिश। R21 सदिश का मान आपको पता है तो वैल्यू पुट कीजिए, इसकी जगह भी रख दीजिए। इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या कर देते हैं? मोड कर देते हैं। R21 सदिश मोड इज इक्वल टू R2 माइनस R1 सदिश, ये मोड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1 सदिश मोड क्यूब, और ये R21 की वैल्यू, R21 सदिश की वैल्यू पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो हमको बता रहा है कि यदि स्थिति सदिश दे रखे हैं तो आप इस प्रकार से वैल्यू पुट कर सकते हैं। R2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन R1 और R2 की वैल्यू दे रखी होती है, तब ये वाला मेथड लगाना होता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर, और आप एग्जाम के अंदर करें तो वो वाला मेथड करें या ये वाला करें, ज़्यादा बेटर ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला। इसी प्रकार से F21 की तो आपने वैल्यू ज्ञात कर ली, और आप इसकी भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं F12 की। F12 की कैसे ज्ञात करेंगे? जब F12 की ज्ञात करेंगे तो Q1 फिर उल्टा हो जाएगा, यहां से Q1 आवेश की स्थिति Q2 के सापेक्ष, तो एरो ऐसे बन जाएगा। इस बार क्या लिखेंगे? R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। मतलब लिखने का तरीका क्या हुआ हमारा? R2 सदिश प्लस R21 सदिश इज इक्वल टू R1 सदिश, ये लिखेंगे। इन दोनों का योग इज इक्वल टू ये तो होता है त्रिभुज का नियम। ठीक है, तो यहां से आप आए, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया शायद, हाँ यहाँ पे इसका आ जाएगा, अब ये हो जाएगा R12 और इसका एकांक सदिश हो जाएगा R12 कैप। तो यहाँ पे लिखेंगे R12। हाँ, तो R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 माइनस R2। मतलब कहने का मतलब यहाँ जो आ रहा था ना, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ये सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा। मतलब F12 सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये साथ में आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2, ये लीजिए। यहाँ इन दोनों फॉर्मूले के अंदर भी आप देख सकते हैं केवल और केवल किसका डिफरेंस है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है, परिमाण समान ही आ रहा है दोनों के अंदर। तो ये अपना अगला मेथड कंप्लीट हुआ। कूलाम नियम है, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। कूलाम नियम है वो केंद्रीय बल होता है। कूलाम नियम है वो केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल कौन से होते हैं? जो किसी एक बिंदु, किसी वस्तु के केंद्र से दूसरी वस्तु के केंद्र तक लगते हैं, जो सेंटर टू सेंटर लगते हैं, उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं। और जितने भी केंद्रीय बल होते हैं वो सारे के सारे संघर्षी प्रकृति के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, उन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। हम जब भी उन बलों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तब भी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और वैसे ही विद्युत बल के विरुद्ध भी कार्य करते हैं तो भी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, ये वाला जो बल है वो कहां से कहां तक लगता है? 10 की पावर -15 मीटर टू इन्फिनिटी तक लग सकता है। कहां तक भी लग सकता है वो डिपेंड करता है, वहां के माध्यम पे डिपेंड करता है, उन आवेश पे डिपेंड करता है और दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद में थर्ड पॉइंट, ये एक तरह से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। कैसे? ये वाला बल, ये वाला आवेश इस पे बल लगाता है, तब ये वाला आवेश भी इस पे बल लगाता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ठीक है, ओके। तो न्यूटन के थर्ड लॉ की पालना होती है यहाँ पे। इसके बाद में ये वाला जो हमारे पास ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं, ये जब स्थिर अवस्था में होते हैं, काफी लंबे समय से स्थिर अवस्था में होते हैं, तब भी आप कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तब नहीं लगा सकते, अभी जस्ट आप उसको आवेश को स्थिर अवस्था में लाए हैं, तब नहीं लगा सकते। ये एक कंडीशन है, उसके अंदर नहीं लगा सकते, जिसके लिए मैं अगली क्लास में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो बनेगा जब आप विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके होंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं एक बार फिर से कूलाम नियम पे आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि हमारे पास कोई दो आवेश होंगे, वो काफी दूरी पे रखे हुए हैं, तब आपका कूलाम नियम है वो फेल हो जाता है। तो वो वाली कंडीशन अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।